नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। भोजशाला में मंदिर है या मस्जिद, इसको लेकर तमाम तरह की बातें सामने आती रही हैं। लेकिन अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सर्वे रिपोर्ट में भोजशाला परिसर में पहले एक प्राचीन मंदिर और शैक्षणिक मठ मौजूद होने के पुख्ता सबूत होने की बात कही गई है। रिपोर्ट साफ शब्दों में कहती है कि मौजूदा ढांचा मूल रूप से एक विशाल हिंदू मंदिर था, जिसे बाद में मस्जिद का रूप दिया गया। एएसआई के सर्वे में सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये है कि प्राचीन मंदिर की शिलाओं और खंभों की पहचान छिपाने की कोशिश की गई थी। इस दावे की गवाही परिसर में मौजूद अब्दुल्ला शाह चंगाल के मकबरे के प्रवेश द्वार पर लगा शिलालेख देता है। एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक ये शिलालेख 1436 से 1469 ईस्वी तक मालवा सल्तनत के सुल्तान रहे महमूद खिलजी के काल का है। वैज्ञानिक जांच के आधार पर भी साफ हुआ है कि वर्तमान ढांचा मूल रूप से 10वीं-11वीं शताब्दी का मूल रूप से परमार कालीन वाग्देवी मंदिर और एक प्रतिष्ठित शिक्षण केंद्र था। बाद में मंदिर, मठ और देवताओं की मूर्ति को नष्ट कर इस जगह को मस्जिद और मजार में बदल दिया गया। अब एएसआई की रिपोर्ट में सामने आए ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर बहस और तेज हो गई है। इसी पर आज हम भी चर्चा करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया हैं, पहले वो सुनाते हैं। जबलपुर में भोजशाला के मामले की सुनवाई हुई, जिसमें एजी साहब उपस्थित होकर जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, उस ऑर्डर को न्यायाधीशगणों को बताते हुए कि ये यहाँ पिटीशन क्यों आई है, और उसके बाद सुनवाई करने के बाद डबल बेंच जबलपुर ने आदेश दिया है कि भोजशाला की जो पिटीशन है वो पुनः वापस इंदौर खंडपीठ डबल बेंच के समक्ष चलेगी। और 23 तारीख को इस पर तारीख निर्धारित हुई है और 23 फरवरी को पुनः इस मामले की सुनवाई इंदौर बेंच करेगा। उनके द्वारा बनाई गई मस्जिद है और साफ सुथरी जमीन पर बजाय बनाई गई मस्जिद है, उस पर हमने दावे नहीं किए। लेकिन जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है और जिसके स्मृति चिन्ह आज भी उनके दीवार और खम्भे पर विद्यमान है, ऐसी परिस्थिति में जब तुम कहते हो कि खुदा की इबादत करते समय कोई भी मूर्ति सामने नहीं होना चाहिए, तो ये मूर्तियां तो वहाँ खम्भे में भी चिन्हित हैं, वो मूर्ति दीवालों में भी हैं, और वो मूर्ति कहीं आपने नीचे गड़ा दी है तो जमीन में भी है। तो आपकी इबादत खुदा स्वीकार नहीं कर रहा है। इसलिए खुदा को इबादत अगर सही से करना है तो भोजशाला हो या ज्ञान व्यापी हो या मथुरा हो, जो यहाँ हिंदू की आस्था है, भरोसा है, वो सब हिंदुओं को सौंपिए और ऐसी जमीन पर मस्जिद बनाइए जहाँ कभी कोई हिंदुओं के मंदिर नहीं रहे, तो खूब अजाने पड़ो, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मां सरस्वती मंदिर भोजशाला को लेकर एएसआई ने जो सर्वे किया है, उसकी जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में यह सत्य प्रतिपादित हो रहा है कि वह परमार वंश के समय का पूरा स्ट्रक्चर है। राजा भोज के द्वारा बना के और उनके भी जो फोरफादर्स थे उनके द्वारा बनाया गया वो स्ट्रक्चर है, और वो पूरे 950 1000 मतलब लगभग 1000 साल पुराना वह स्ट्रक्चर है। उसके जो टुकड़े मिले हैं, और साथ ही रिपोर्ट में यह भी प्रतिपादित हो रहा है कि जो बाद के स्ट्रक्चर बनाए गए हैं उसमें उसी समय की भोजशाला के तोड़कर अवशेषों का इस्तेमाल किया गया था। तो यह रिपोर्ट हिंदू समाज को बहुत प्रफुल्लित कर देने वाली है। जबलपुर में भोजशाला के चलिए, तो भोजशाला में मंदिर की पहचान हुई है और एएसआई ने पुख्ता प्रमाण दिए हैं। हम इस विषय को ऐसे समझें कि एक तो भोजशाला को लेकर जो विवाद हुआ वो लंबे समय से चला आ रहा था, मामला कोर्ट में था, और एएसआई की जो रिपोर्ट आई है, यदि वो ये कहती है कि हाँ मंदिर था, तो फिर इस बात को समझना पड़ेगा कि क्या जो मुस्लिम पक्ष है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, आगे इस पर कैसे सहमति बन पाएगी और इस पर और क्या होना चाहिए। हम चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे निशांत बिसेन। निशांत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे राम पांडे। राम पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर में एडवोकेट होंगे हाईकोर्ट के सुरेश दुबे, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, फिलहाल कनेक्ट नहीं है, उनका भी स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत निशांत जी पहले आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी। हाँ निशांत जी, कैसे इस डिसीजन को देखते हैं? और इसलिए भी क्योंकि जब एएसआई की रिपोर्ट आ रही है और मंदिर है, तमाम चीजें हो गई, बातचीत हो गई, तो एक तरीके से तो यही होना चाहिए कि फिर किसी भी मस्जिद मजार का अब आने वाले समय में कोई चीजें वहां नहीं होनी चाहिए। जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पे मैं ये बात कह रही हूँ, लेकिन एक लंबे समय से जो वहां पे नमाज अदा कर रहे थे या तमाम बातें आ रही थी,
तो क्या मुस्लिम वर्ग जो है इस चीज को एक्सेप्ट करेगा? यदि मान लीजिए कोई विवाद होता है तो फिर कैसे इस पर आगे काम किया जाएगा? जी बिल्कुल। एएसआई इस देश की बहुत प्रामाणिक संस्था है जो लंबे समय से काम कर रही है। लगभग 98 दिनों तक उसने एक साइंटिफिक रिसर्च की। उसके बाद 2000 पन्नों से ज्यादा की रिपोर्ट तैयार की और उसके बाद जब ये रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, हालांकि मामला सब जुडिस है, इस पर मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अब वक्त आ गया है जब सच्चाई सामने आनी चाहिए। एएसआई ने जो अपने पड़ताल की है उसमें ये पाया है कि किस तरीके से यहाँ पर परमार वंश के दौरान 10वीं 11वीं शताब्दी में एक भव्य वाग्देवी का मंदिर था, माँ सरस्वती का मंदिर था। किस तरीके से ये एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान था, नाट्य संस्थान था और समय के साथ इसमें जो फिर तब्दीलियां हुई, यहाँ पर आक्रांता आए, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर मूर्तियों को तोड़ा या इसके बाद मस्जिद का निर्माण हुआ। तो ये सब बातें एएसआई ने अपने सर्वे में कही हैं। इंदौर खंडपीठ ने 16 मार्च को अपना अगला जो सुनवाई है वो रखी है। तो अभी तो ये चाहिए कि हम सभी कोर्ट के फैसले का इंतजार करें, सबकी दलीलें कोर्ट सुनने जा रही है। लेकिन अब वक्त आ गया है जब इस देश की जनता सच को जानना चाहती है कि आखिर हमारा इतिहास जो है वो किस तरीके से गौरवशाली रहा है, जिस पर हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों को, वर्तमान पीढ़ी को गर्व महसूस करना चाहिए। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो सच अब तक सामने नहीं आ पाया। तो एक बहुत अच्छी पहल यहाँ पर है, जब क्योंकि हम अक्सर देखते हैं गतिरोध की स्थिति हर वर्ष उत्पन्न हो जाती है जब हमें वसंत पंचमी पर माँ वाग्देवी की पूजा करनी होती है। तो ये गतिरोध खत्म होना चाहिए, इसकी समाप्ति होनी चाहिए और एक ऐसा निर्णय आना चाहिए जो आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा दे। ऐसा इसलिए क्योंकि मां सरस्वती हमारे देश के करोड़ों करोड़ों सनातनियों की आस्था का प्रतीक है। हमारे विचार प्रवाह का वो नेतृत्व करती हैं। हमारे चाहे विद्यार्थी हो, चाहे हमारे रंगकर्मी हो, नाट्यकर्मी हो, हर वो वर्ग जो किसी न किसी रूप से शिक्षा से जुड़ा है, कला से जुड़ा है, उनकी अधिष्ठात्री है मां सरस्वती। और मां वाग्देवी का धार का मंदिर भोजशाला बहुत ही हमारी आस्था का एक बड़ा केंद्र है। तो अगर इस तरीके की बातें एएसआई के सर्वे में सामने आ रही हैं और बहुत ही एक लंबी रिसर्च के बाद तैयार की गई रिपोर्ट है कि यहाँ पर जिसका जो मूल है वो शारदा सदन है। मैं अभी देख पा रहा था कि जो पारिजात मंजरी है, हमारा बड़ा प्रतिष्ठित साहित्यिक कृति है हमारी, उसका भी उल्लेख यहाँ पर है। हमारी 94 मूर्तियां यहाँ पर मिली हैं, जिसमें भगवान गणेश जी की मूर्ति है, नरसिंह भगवान की मूर्ति है, भगवान शिव की मूर्ति, भगवान शिव के श्लोक वहां पर लिखे हुए हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इशारा करती हैं कि किस तरीके से यहाँ पर परमार वंश के समय में यहाँ पर एक भव्य प्रतिष्ठित शैक्षणिक और हमारे आस्था का एक संस्थान हुआ करता था, जो देश भर के लोग यहाँ पर पहुंचते थे। अब वक्त के साथ यहाँ पर नमाज, हाँ इस बात का भी जिक्र है कि यहाँ पर नमाज के लिए बहुत बाद में 1400 के आसपास एक समय आया जब यहाँ पर मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ की गई और एक नमाज करने के लिए यहाँ पर जगह दी गई। तो मामला, लेकिन जो भी फैसला है वो हम और आप तय नहीं कर सकते कि नतीजा क्या होगा, ये कोर्ट ही तय करेगा। तो हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करने के लिए हमेशा तैयार हैं। यही वजह है कि जब इस वर्ष एक महत्वपूर्ण निर्णय आना था सुप्रीम कोर्ट का, तब भी हमने उस फैसले का सम्मान किया। तो हम हमेशा कोर्ट के फैसले का सम्मान करने वाले लोग हैं। मेरा तो यही मानना है कि जो भी फैसला कोर्ट लेगा वो सारे तर्क, सारे तथ्यों को देखने के बाद ही लेगा और उसका सभी लोग सम्मान करेंगे। ठीक है निशांत जी। राम पांडे जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी मैडम। राम पांडे जी, इस पूरे विषय को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि भोजशाला का ये जो पूरा मामला है लंबे समय से चला आ रहा था और हाल ही में जब वसंत पंचमी आई थी तब भी आपने देखा होगा कि पूजा पाठ को लेके कितनी सिक्योरिटी और कितनी चीज़ों को किया गया था ताकि आपस में कोई विवाद की स्थिति ना हो। लेकिन फिलहाल जो एएसआई की रिपोर्ट है उसमें ये सारी चीज़ें प्रमाणित करती हैं कि मंदिर था। तो आने वाले समय में जाहिर तौर पर ये मांग उठेगी कि प्रॉपर तरीके से मुस्लिम पक्ष का वहाँ कोई भी लेन देन ना हो, लेकिन लंबे समय से वो भी वहाँ पर नमाज अदा कर रहे थे। तो कैसे इस विषय को देखते हैं? क्या मानेगा वो वर्ग या क्या हो सकता है आगे? देखिए, सबसे पहले तो इस विषय को ऐसे देखते हैं कि जो डबल इंजन की सरकार कहें या मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार कहें या केंद्र की मोदी सरकार कहें, बीजेपी की सरकार कहें, ये हर मोर्चे पर विफल हो गई है। लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है, नौकरियां दे नहीं पा रही है, क्राइम बढ़ रहा है, इंदौर में 40 लोग मर रहे हैं,
एपस्टीन फाइल एक बहुत घिनौना आदमी था, जिसके साथ हरदीप पुरी के संबंध थे। नरेंद्र मोदी जी का भी इसमें नाम है, अनिल अंबानी जी का भी नाम है। जो ट्रेड डील हुई है वो गलत हुई है, उससे किसानों का नुकसान हो रहा शायद है। हम इस विषय पर बातचीत करने के लिए नहीं बैठे महोदय। बीजेपी के प्रवक्ता जी से मैं बोलना चाहूंगा, आपने जो भी बोला सबने ध्यान से सुना और मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। तो जो मैं बोल रहा नहीं, हूँ लेकिन राम जी, मेरा बहुत विनम्रता तो फिर पूर्वक डिबेट आग्रह है कैंसिल कि कर हम दीजिए। नहीं नहीं, मैं आपसे ज्यादा बहुत विनम्रता समझदार से आग्रह है कि हूँ। ठीक है, हम भोजशाला के विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। आप इसे बहुत ही राजनीतिक शुरुआत के साथ आप ये बात कर रहे हैं। तो आप चुप रहिए। यदि आप बोलेंगे तो फिर मैं आपको बोल नहीं दूंगा, और स्वदेश का जो चैनल है उसकी पूरी डिबेट बिगड़ जाएगी। इसलिए शांति से आप मुझे सुनिए, मैं आपको सुनूं। आप सब्जेक्ट पर बोलें या ना बोलें ये आपका अधिकार है, मैं सब्जेक्ट पर बोलूं या ना बोलूं ये मेरा अधिकार है। और ज्यादा से ज्यादा मुझे कोई टोक सकता है तो वो एंकर टोक सकती है जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया है। आपको टोकने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि जो देश की जो समस्याएं हैं या जो देश के लिए जो करना चाहिए उनसे जो ध्यान डाइवर्ट करना है, उसके कारण ये पिछले 10-12 साल से लगातार इस तरह की बातें करते आ रहे हैं। अब देखिए, मैं भोजशाला पर ही आ जाऊं। यदि भोजशाला में बीजेपी पार्टी को, बीजेपी का नेता पार्टी बनता ना, बीजेपी का नेता क्यों नहीं किसी इस तरह के मामले में पार्टी बनता है। न तो बीजेपी पक्ष में है ना विपक्ष में है। भाई 3 लोग हैं इसमें, एएसआई है, पक्ष है, विपक्ष है। बीजेपी कहाँ है इसमें, या कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस और बीजेपी का देखा जाए तो इसमें डायरेक्ट रूप से कोई लेना देना है ही नहीं। और डिबेट में यदि होना चाहिए था तो जो दोनों पक्ष केस लड़ रहे हैं वो होना चाहिए, और जो एएसआई जिसने सबूत दिए हैं वो होना चाहिए। अब उन तीनों की जो चर्चा है वो कांग्रेस और बीजेपी कर रहे हैं। न तो कांग्रेस कोर्ट गई, न बीजेपी कोर्ट गई, न कांग्रेस का कोई नेता कोर्ट गया, न बीजेपी का कोई नेता कोर्ट गया। और केवल भोजशाला में नहीं, ये हर जगह चल रहा है। अब मैं आ जाऊं संविधान की। संविधान हमारा कहता है कि 1947 के पहले जो यथास्थिति थी वही रहेगी, वरना ये समस्या कभी सॉल्व नहीं होने वाली है। हर जगह मंदिर के नीचे मस्जिद मिलेगी, मस्जिद के नीचे मंदिर मिलेगी, और ये अनंत काल की समस्या है। अब जीतेगा कौन? एक पक्ष जीतेगा ना। एक हिंदू पक्ष मान लीजिए, एक मुस्लिम पक्ष मान लीजिए, दोनों में से कोई एक जीतेगा, लेकिन देश तो हारेगा ना। यदि मुस्लिम पक्ष हारता है तो वो भी तो हिंदुस्तानी है, हिंदू पक्ष हारता है तो वो भी हिंदुस्तानी है। भाई दोनों में से एक जीतेगा, एक हारेगा, तो वैमनस्यता तो जो देश के लिए खतरनाक है ना। ये नफरत हमारे देश के लिए खतरनाक है ना। ये नफरत से क्या होगा? क्या देश से, जिस देश में नफरत होगी वहां कोई देश विकास कर सकता है क्या? आज हम इतनी इन्वेस्टर सबमिट करते हैं, कोई हमारे यहाँ क्यों नहीं आता है? 30-30 लाख करोड़ की घोषणाएं होती है और 3,000 करोड़ का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करने आता है, क्योंकि जब वो लोग टीवी खोलकर देखते हैं तो उन्हें हिंदू मुसलमान ही नजर आता है। इसके अलावा कोई चर्चा होती ही नहीं है। तो यदि हमें कुछ देश के बारे में भला चाहते हैं, अब भोजशाला में शिक्षा के बारे में बोला जाता है कि भाई वहां सरस्वती जी का मंदिर था, तो भाई इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, उनको अच्छा तो बना लीजिए। मध्य प्रदेश की 5 यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं है, 5 यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं है। और ये यदि आप भोजशाला से कुछ प्रेरणा लेना चाहते हैं तो लीजिए ना। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में, शिक्षालयों में, स्कूल में, कॉलेज में 50% से भी स्टाफ कम है। आज ही की रिपोर्ट है, 1 लाख बच्चों ने एडमिशन लेना कम कर दिया है। मतलब उनके पास पढ़ने की व्यवस्था ही नहीं है। तो आप अपने स्कूलों को, विद्यालयों को सुधारिए ना, वहां से प्रेरणा लीजिए। विद्यालयों का कंप्यूटराइजेशन कीजिए, लैब को सुधारिए। आज हिंदुस्तान की कहें, मध्य प्रदेश की कहें, कहाँ दुनिया में किस नंबर पर है हम शिक्षा के मामले में? और फिर तो हम क्या सनातन की बात कर राम रहे हैं। पांडे जी, जी क्या आपको ऐसा जी। लगता है कि ये सारे जो विषय हैं या भोजशाला का जो एक बात आ रही है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के लिए चीजें कराई जा रही हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? मैं कह रहा हूँ उसमें पक्ष और विपक्ष है ना, तो लोग लड़ रहे हैं। भाई एक जीतेगा एक हारेगा, तो उन दोनों के ऊपर हम छोड़ दें। इसमें बीजेपी कांग्रेस यदि इन्वॉल्व हो रही है तो फिर इनको पक्ष विपक्ष बनना चाहिए ना। ये लोग क्यों नहीं उसमें? फिर अभी न्यायालय में कोर्ट चल रहा है, तो न्यायालय में क्यों नहीं बीजेपी का नेता जा रहा, क्यों नहीं कांग्रेस का नेता जा रहा है? वो तो अन्य लोग हैं ना, जिनका ना बीजेपी से कोई लेना देना है ना कोई कांग्रेस से लेना देना है। अब देखिए ये जो उसकी तरफ से, मंदिर की तरफ से कौन जा रहे हैं? अशोक जैन। उनके वकील कौन है? विष्णु शंकर जैन। और इनकी तरफ से कौन जा रहा है? जो दूसरा पक्ष है, जो मस्जिद वाला है, उनके कौन है? अब्दुल समद। उनके वकील कौन है? अजय बागड़िया।
तो इसमें ये चारों जो नाम है न तो कांग्रेस से रिलेटेड है न बीजेपी से रिलेटेड है। ठीक है। यदि बीजेपी को या कांग्रेस को इंटरेस्ट लेना है तो पक्ष या विपक्ष तो बनिए वहां जाकर। और ठीक है। शंकराचार्य जी के साथ क्या हो रहा है? यदि सनातन की बात कर रहे हैं तो सनातन आप बताइए, जो सर्वश्रेष्ठ शंकराचार्य जी उन पर आपने बलात्कार का केस लगा दिया, पॉस्को एक्ट लगा दिया। सनातन को तो खरम आप ही कर रहे हैं। भाई कितने साधु संत जो आपसे सवाल पूछते हैं, शंकराचार्य जी ने कहा कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाइए, आपने उन पर बलात्कार का केस ठोक दिया, बच्चों का केस ठोक दिया। मतलब इतनी नीचता पर आप हिंदू धर्म के विरोध में आ गए, इतनी नीचता पर आप सनातन धर्म के विरोध में आ गए। ठीक है, राम पांडे जी। शंकराचार्य सर्वश्रेष्ठ हैं, आपने उन पर बलात्कार का केस लगा दिया और यहाँ सनातन सनातन चिल्ला रहे हैं। तो सबसे बड़े विरोधी हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के तो आप ही हैं। जब शंकराचार्य को नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर आप किसको छोड़ेंगे? और ठीक है। एक नहीं, ऐसे कई मामले हैं। आज ही सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है कि इन्होंने उसमें शिक्षा में न्यायालय को भ्रष्ट बता दिया कि न्यायालय के भ्रष्टाचार पे पढ़ाई करेंगे। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये क्या चल रहा है, आप हमें ही भ्रष्ट बता रहे हो। फिर कह रहे हैं बीजेपी वाले साहब गलती हो गई। ऐसे कई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए। अब ये एएसआई पर विश्वास कर रहे हैं कि 2000 पन्नों की रिपोर्ट है। अरे सीबीआई की 5000 पन्नों की रिपोर्ट थी, क्या हो गया? केजरीवाल छूट गया। ईडी की 10,000 पन्ने की रिपोर्ट थी, क्या हुआ? नेशनल हेराल्ड में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बरी कर दिया। कल एक और आया है नेशनल हेराल्ड का केस, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा फर्जी केस है। मतलब आपकी ईडी सीबीआई फर्जी साबित हो रही है तो एएसआई आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? फिर मैं यही कहूंगा। ठीक है, राम पांडे जी, मैं वापस दोनों आऊंगी। पक्ष को ठीक है। निपटने दीजिए। ठीक है। देवेंद्र सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हैं, एडवोकेट हैं। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। मेरी आवाज पहुंच रही है? देवेंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आ रही आवाज। देवेंद्र जी, भोजशाला को लेके जो एएसआई की रिपोर्ट आई है और मंदिर के जो प्रमाण मिले हैं, इसको मुस्लिम वर्ग कैसे लिखेगा आगे? जो ये पूरी एक लड़ाई है कह लीजिए, लगातार लंबे समय से चली आ रही थी, इस पर क्या एक डिसीजन हो सकता है अब? देखिए, जो अभी सर्वे हुआ है, जो रिपोर्ट आई है, इसके अंतर्गत जो 1100 जो स्थिति थी, इसमें जो प्रमाण मिले हैं और जिसमें विष्णु जी के मत्स्य अवतार का प्रमाण है, जो स्तंभ मिले हैं उसके प्रमाण मिले हैं खुदाई से। निश्चित तौर पर जैसे अयोध्या में जिस प्रकार से डिसीजन आया था, जिसको मुस्लिम वर्ग ने स्वीकार किया था बाद में, क्योंकि एक हम देखते हैं इतिहास में तो आज 1100 से लेकर 1155 ईस्वी पूर्व जब परमार वंश के राजा भोज ने वहाँ पर एक महाविद्यालय बनवाया था, जिसे बाद में भोजशाला नाम दिया गया। और बाद में मुगल के जो शासक लोग आए थे, इन लोगों ने उसको कमल मोला नाम से जो एक मस्जिद मानकर तो वहाँ पर उनका नमाज का काम करने लगे मुस्लिम शासकों के द्वारा, मंदिर के साथ में खिदमत करते थे। पर आज जब वो सर्वे हो रहा है, जो खुदाई हो रही है, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, और वहाँ पर जो प्रमाण निकल के आ रहे हैं, वो निश्चित तौर पर वो इस ओर इंगित कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी समय माँ सरस्वती वाग्देवी का मंदिर था और उसके प्रमाण के अनुरूप डिसीजन भी आना, उसके अनुरूप मुस्लिम वर्ग ने भी इसको स्वीकार करना ही चाहिए, क्योंकि वो एक हिंदुओं की धर्म का आस्था का एक स्थान है और इसको एक सौहार्द कायम करने के लिए मुस्लिम वर्ग को भी आगे होकर इसको स्वीकार करना चाहिए। एक प्रश्न और उठा इसी चर्चा के बीच से, और वैसे भी अमूमन जिस तरह के डिसीजन आते हैं तो एक बात आती है, हम ये नहीं कह रहे, देखिए ना तो मंदिर के विरोधी हैं ना मस्जिद के विरोधी हैं, और जहां जिसका अधिकार है उसको मिलना भी चाहिए, लेकिन एक बात ये भी आती है कि इस तरह की जब याचिकाएं आती हैं, लंबे समय तक केस चलता है, इस तरह की जो ये भी भोजशाला का विवाद भी जो है बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, क्या आज वर्तमान समय में ये एक क्वेश्चन मार्क जैसा हो गया है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लेकर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ही बढ़ती चली जा रही हैं? क्योंकि यहाँ भी देखिए, कोई भी इस तरह का विषय आता है तो मंदिर मस्जिद होता है, हिंदू मुस्लिम होता है, इन सब चीजों की क्या बहुत आवश्यकता है? मैं, क्योंकि आप एक एडवोकेट हैं और भी ऐसी याचिकाएं, ऐसे केसेस आते होंगे, इसलिए आपसे ये सवाल कर रही हूँ। देखिए, ये भारतीय संस्कृति का देश रहा है, हमें इस बात को अच्छे से जानकारी भी है, हमने इतिहास में पढ़ा भी है कि मुगलों ने जो बाहर से आते थे आए थे, इन लोगों ने हिंदुओं के हिंदू धर्म बहुत प्रचलन में था, वैदिक परंपराएं थी, बहुत सारे मंदिर मठ हुआ करते थे, हमारे बहुत सारे हमारे आश्रम हुआ करते थे। ऐसी जो बहुत प्राचीन कालीन हमारी जो स्मृतियां हैं धर्म और अध्यात्म को लेकर, इनको उनके द्वारा लूटा गया, ना से लूटा गया, उसको खंडित किया गया, क्षतिग्रस्त किया गया और उसको बर्बाद किया गया। जैसे अब अयोध्या में बाबरी मस्जिद है, ऐसी बहुत सारी जगह है जिसको लेकर विवाद है। आज हम बात करते हैं हिंदू मुस्लिम विवाद की, वस्तुतः वो हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं है, धर्म आस्था से संबंधित जो हमारे ये प्राचीन और पौराणिक जो स्थान हुआ करते थे, ऐतिहासिक महत्व के, धार्मिक महत्व थे,
इनको नेस्त नाबूद किया गया। जैसे जैसे हिंदू समाज में जागृति फैलती जा रही है, वैसे वैसे इसको लेकर आंदोलन चले हैं। 500 साल का आंदोलन हमारा आज अयोध्या जी का जो राम जन्मभूमि को लेकर चला था, वो प्रमाणों के आधार पर ही तो आज डिसीजन हुआ है। हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, जैसा भी आपने बताया लंबा समय लग जाता है, निश्चित तौर पर लगता है। तो इससे लगता है कि न्यायालय का एक धर्म है, न्यायालय का एक पूरी कार्य है कि वो सारे तथ्यों को देखे, सबको चेक करे, सबको सुने, और सुनने के बाद में वो प्रमाणों के आधार पर, ना कि परंपराओं के, सिर्फ प्रमाणों के आधार पर जो आती व्यवस्था निकल के उस पर जो निर्णय आता है, वो निश्चित तौर पर न्यायपालिका का कर्तव्य बन जाता है, ये धर्म बन जाता है इसके लिए कि वो साफ इतना न्याय जो दिखे भी और लगे भी और हो भी, इन सबको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के निर्णय आते हैं। और आने के बाद में जब हम देखते हैं कि इस प्रकार का जब निर्णय आया है तो वो कई प्रमाणों के आधार पर आया है। कई बार इसको लेके माननीय उच्च न्यायालय की ऊपर आए हुए आदेशों को सुप्रीम कोर्ट तक भी चुनौती दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में उसको समय समय इसलिए लगता है क्योंकि उसमें एक एक तथ्यों पर दोनों पक्षों की ओर से या जितने पक्ष होते हैं वो अपनी दलील रखते हैं। न्यायालय जब इन सब दलीलों से संतुष्ट हो जाता है तो अपने स्तर पर वो जो निर्णय देते हैं उस निर्णय के अंदर व्यापकता होती है और उसमें सारी चीजों का खुलासा होता है। जैसा भी इस मामले में भी सभी एक सर्वर को उम्मीद है कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर जो गौशाला का विवाद है उसका पटाक्षेप होगा, क्योंकि ये देश जो रहा है वो हिंदू संस्कृति का देश रहा है। इस देश के अंदर हम देखते हैं कि ये मुगल जो आए थे, बाहर से आए हुए थे, उनके द्वारा यहाँ की ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है। निशांत जी अपनी बात रखिएगा। बिल्कुल यही इसी बात को मैं दोहराना चाहूंगा कि हमारे देश का, हमारी संस्कृति का एक बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है और अब वक्त आ गया है कि हमारी वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी ये जाने कि हम कौन थे, हम कौन लोग हैं। जो कि इस पूरे देश की, समूचे भारतवर्ष की आस्था का एक बड़ा केंद्र है, अब उसकी सच्चाई क्या है ये सामने आ ही जाना चाहिए। लंबे समय से एक गतिरोध बना हुआ है। जब भी वसंत पंचमी का मौका आता है या कोई दूसरा अवसर आता है, ये गतिरोध सामने सिर उठा के खड़ा हो जाता है। तो जब कोर्ट इस मामले की सुनवाई करना चाह रहा है, एएसआई ने एक पूरी साइंटिफिक रिसर्च अपनी सामने रखी है जिसमें वो बता रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर क्या चीजें थी, किस तरीके से उन्हें ध्वस्त किया गया, चाहे वो आक्रांता रहे हों, मुगल शासनकाल के दौर में रहा हो। लेकिन जो हमारी वैभवशाली विरासत है उसका सच हमारी आने वाली पीढ़ी के सामने आना चाहिए, नहीं तो हम भूल जाएंगे भोजशाला क्या थी, हम भूल जाएंगे माँ वाग्देवी का प्राचीन मंदिर कहाँ था, हम भूल जाएंगे माँ सरस्वती की आराधना ये देश कैसे करता था। तो हमें ये भूलने नहीं देना है। और अगर इसे कोई राजनीतिक नजरिए से देखना चाहता है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मां सरस्वती ना कांग्रेस की देवी है ना भारतीय जनता पार्टी की देवी है। मैं एक आम नागरिक होने के नाते ये कहना चाहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है तो कुछ देखकर, कुछ सोचकर ही कर रहा होगा। एएसआई ने अगर रिपोर्ट तैयार की है तो कोई बायस्ड रिपोर्ट तो तैयार की नहीं गई होगी। उसी रिपोर्ट के आधार पर आगे इसमें जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अभी इसमें दावे आपत्तियां भी मंगाई गई हैं, 16 मार्च तक का समय है, लेकिन आप कैसे इस बात को खारिज कर सकते हैं कि कोई विषय ही नहीं है। और रही बात, अगर आप राजनीतिक बात करना चाहते हैं तो पिछले 11 वर्षों से जब से देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तब से हमें एक सनातनी गौरव का एक नया भाव, एक नई प्रेरणा हमारे अंदर पैदा हुई है। हम गर्व से कह सकते हैं कि सनातन के लिए जिस तरीके से एक अलग इस देश में जगाई गई है, अब हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, एक विचार प्रवाह के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस का काम है हर चीज को राजनीतिक रूप से देखने का। चर्चा हो रही है माँ वाग्देवी के मंदिर की, आप एप्स्टीन फाइल पे बात कर रहे हैं और आपको कोई बोलने जाए तो आप ऐसे तिल मिला रहे हैं जैसे किसी ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया हो। आपको ये शैली मुबारक हो आदरणीय, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं एक ऐसे नतीजे पर हम पहुंचने जा रहे हैं जो सभी के लिए बेहतर होगा। जो सच है वो हमारी पीढ़ी को जानने का अधिकार है और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए समय की सीमा है। राम पांडे जी बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया जल्दी से। देखिए, सनातन की बहुत बात हो रही है। अभी मुक्तेश्वरन शंकराचार्य जी सबसे ज्यादा राम मंदिर का केस वही लड़े थे और उनके कारण राम मंदिर बना। दूसरे थे निरंजन अखाड़ा था, उसमें उनके कारण राम मंदिर बना। निरंजन अखाड़ा उसको केस को जीता। तो जो निरंजन अखाड़े के जो संत जो उस केस को लड़ रहे थे उनको सम्मान नहीं मिला तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। और अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी पर इन्होंने रेप केस ठोक दिया। तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक थे, भारतीय जनता पार्टी ने उन पर यूजीसी ला दिया। तो ये किसी के नहीं है, ना हिंदू के, ना मुस्लिम के, ना हिंदुओं के हैं, ना सवर्ण के हैं, ना ओबीसी के हैं, ना दलित के हैं।
संविधान का विरोध किया तो दलित और ओबीसी का विरोध किया, यूजीसी का इन्होंने कांड किया तो जो इन्होंने अपने प्रचारक जो इनका प्रचार करते थे, इनको वोट देते थे, उन्हीं के पैर पर इन्होंने कुल्हाड़ी मारी और उन्हीं की पीठ में इन्होंने छुरा घोंपा। दोबारा से यही कहूंगा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। ठीक है, चलिए एक बात तो है, अभी जो रिपोर्ट आई है उसके बाद आगे क्या होगा, महत्वपूर्ण तो कोर्ट का डिसीजन होगा, और इस तरह की जो खबरें आती हैं, इस तरह की जो बातें आती हैं, उस पे मुस्लिम वर्ग का भी क्या रिएक्शन होगा, बहुत सारी चीजों को समझना पड़ेगा। समय भी हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, पक्ष विपक्ष हैं, एक बात निकलती है कहीं से और उसको कनेक्ट करके लाते हैं, क्योंकि जब भी हिंदू मुस्लिम से जुड़ा हुआ विषय आता है तो भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाता ही है विपक्ष कि आप सिर्फ यही करने बैठे हैं। लेकिन भोजशाला का विवाद आज का नहीं, वर्षों पुराना है, और इसको लेकर लंबे समय से मामला कोर्ट में है, तो डिसीजन कोर्ट का होगा। लेकिन फिलहाल जो सर्वे की रिपोर्ट आई है वो दिखाती है कि वहां मंदिर के प्रमाण मिले हैं। तो अब मुस्लिम वर्ग जो है वो इसको कैसे एक्सेप्ट करेगा, आगे क्या होगा, वो देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।